We were discussing about section 17 clause 3 authority to adopt. वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है जहां पे हस्बैंड ने अथॉरिटी दी है वाइफ को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन अगर विडो अडॉप्ट कर रही है स्प्रिंडा की कंसेंट से तो वहां पे आपका क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इवन अगर विल में लिखा गया है कि अथॉरिटी दी गई है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो डीड ये जो डीड है अडॉप्शन की, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अथॉरिटी टू अडॉप्ट। वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, ये इस वजह से नहीं है। सी दिस इज बिकॉज इट इज नॉट द डीड। ये रीजन नहीं है कि जहाँ पे अथॉरिटी दी है तो इस वजह से वो डिफरेंशिएट किया जाएगा, क्योंकि ये डीड नहीं है। बट जो अडॉप्शन है वो अपने आप में ही एक स्टेटस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए वही हमने बोला था, आपके राइट इंटरेस्ट टाइटल है, उसमें क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, असाइन हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, लिमिट हो रही है। इज इट क्लियर? एक्सटिंग्विश हो रहा है। तो अब वो अडॉप्शन ही अपने आप में एक स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं अडॉप्टेड सन का, और उसका इंटरेस्ट कन्फर कर रहे हैं प्रॉपर्टी में ऑफ अडॉप्टेड फादर। तो अगर अडॉप्शन डीड है आपकी, वो डिक्लेयर करेगी, रिजर्व करेगी इंटरेस्ट फॉर अ थर्ड पर्सन इन द प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹100, तो वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। Clear? So this was all about section 17. If you have any doubt under section 17, you can ask. तो गाइस इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, सेक्शन 17 में लिस्ट दी गई है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है। 17(2) में आपको बताया है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। नाउ सेक्शन 18 भी उसी की बात करता है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की। तो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन जो है, इट मीन्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर्ड आप करवा भी सकते हो अगर एग्जीक्यूटर चाहता है, और अगर चाहे तो वो आप नहीं भी करवा सकते। इट इज क्लियर? अगर लेकिन अगर आपका जो रजिस्टर्ड है, अगर आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया सेक्शन 18 के अंडर, तो वहां पे क्या है, वो डॉक्यूमेंट आपके इनवैलिड नहीं होंगे। क्लियर? सो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट हो सकता है, कैन नॉट टेक द इफेक्ट अगेंस्ट द ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? सपोज एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, एक ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके ज्यादा हम किसको मानेंगे, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट को। लेकिन अगर सेक्शन 18 क्या कहते हैं, अगर रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है वो कैन नॉट टेक इफेक्ट अगेंस्ट एन ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट कि ये नॉन रजिस्टर्ड है। अब जो लीज है, लीज आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है, तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है। इट इज कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। लेकिन अब आप बोलोगे कि सेक्शन 17 में तो एग्जेम्प्ट था, लेकिन सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाओगे वहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है। तो सेक्शन 18 क्लॉज सी क्या कह रहा है कि इट ओनली रेफर्स टू एग्रीकल्चरल लीज, सिर्फ एग्रीकल्चर लीज। अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 18 क्लॉज सी क्या कह रहा है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर लीज की बात कर रहे हैं, जो कि टीपीए बात ही नहीं करता है एग्रीकल्चर लीज की। इसलिए टीपीए में एग्रीकल्चर लीज नहीं पढ़ोगे आप, तो एग्रीकल्चर लीज के बारे में सिर्फ आपको यहाँ पे सेक्शन 18 क्लॉज में बताया है। इज इट क्लियर? अब विल है, अब विल ले लो। विल में क्या है, ये भी ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल है। अगर इसमें नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है विल आपकी, रजिस्टर्ड नहीं हुई है विल आपकी, तो वहां पे आप एडवर्स इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते। जो विल में लिखा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो अगर आप ये, अगर ये डॉक्यूमेंट है, विल है, रजिस्टर करवाइए टेस्टेटर ने खुद, तो वो क्या है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होगा कि ये जो विल है ये जेन्युइन है। इज इट क्लियर? सो विल इज ऑल्सो ऑप्शनल। अब आ गया अडॉप्शन डीड। तो आपकी यहाँ पे तीन चीजें बताई है, लीज की बताई है, आपकी विल की बता रहे हैं, और अडॉप्शन डीड की। तो डीड ऑफ अडॉप्शन है वो क्या रिसाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फैक्टम ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन का फैक्ट बता रहे हैं कि इस पर्सन ने अडॉप्ट किया इस पर्सन को।
और वहां पे क्या एडॉप्टी जो है जिसको अडॉप्ट किया उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट्स को एक्वायर कर लिया, उस वो राइट्स को भी वो डॉक्यूमेंट्स को भी जिसमें उन्होंने राइट्स एक्वायर किया रजिस्टर करा सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टर। क्लियर? इट इज अप टू यू टू गेट इट रजिस्टर्ड और इज इट क्लियर? अब ये आ गया आपका, ये था सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के बारे में आ गया। अब आप बताओ कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा? सेक्शन 17 में बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स को कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स को हमने रजिस्टर नहीं करवाया है तो वहां पे क्या है, क्या इफेक्ट क्या हो गया? अब जो सेक्शन 49 है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट का, इसको हम सेक्शन 17 के साथ पढ़ेंगे, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पढ़ेंगे, और इसके साथ हम सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डायरेक्ट के साथ वहां पे लिख लो आप कि सेक्शन 17 हैज टू बी रेड विद सॉरी सेक्शन 49 हैज टू बी रेड विद सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो अगर ये अब ये किया गया विद द वर्ड अफेक्ट, अफेक्ट क्या है वहां पे, क्या है ये परपोर्ट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट एक्सटिंग्विश, चाहे वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, वेस्टेड है, कॉन्टिजेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं, they will not avail to create, declare, assign, limit, extinguish any right or interest। ठीक है कि कोई जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई राइट नहीं क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर नहीं, असाइन लिमिट नहीं करेंगे, एक्सटिंग्विश नहीं करेंगे किसी भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को, चाहे वो उनका कोई भी मूल प्रॉपर्टी में है। सो अब देखिए कि यहाँ पे देखो, अगर नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 or by any provisions of TPA, Transfer of Property Act 1882 is to be registered, shall affect, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो 17 के अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है और टीपीए एक्ट के अंडर भी रजिस्ट्रेबल है, तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए किसी को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, एनी मूल प्रॉपर्टी कंप्राइज देयरइन, और any confer any power to adopt or be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं होगा, कोई पावर अगर अडॉप्ट करने की पावर है उस पर कन्फर नहीं होगा, एंड be received as any evidence of any transaction affecting such property or conferring such powers। तो जो प्रोवाइजो है आपकी सेक्शन 49 की, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइजो भी है कि अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको हम एविडेंस में भी ले सकते हैं, कौन सी? कोलेटरल ट्रांजैक्शन की एविडेंस में ले सकते हैं, that has not to be affected by registered document, that has not to be affected by the registered document, अगर जो ट्रांजैक्शन है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो कोलेटरल पर्पस क्या है? रेफर कर रहे हैं किसी भी पर्पस को अदर देन, कोलेटरल पर्पस कोई भी पर्पस को रेफर कर रहे हैं अदर देन creating, declaring, assign, limit, extinguish a right to immovable property। तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस में भी आप ले सकते हो किसी ट्रांजैक्शन के फैक्ट को प्रूव करने के लिए, बट उसके कंटेंट्स को नहीं। फॉर एग्जांपल कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो डोनी है, गिफ्ट का जो आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया उसका जो डनी है उसकी अपनी खुद की राइट्स है, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसको गिफ्ट किया गया था, इसलिए उसको गिफ्ट किया गया था। सब मॉर्टगेज डीड अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मॉर्टगेज है वो मॉर्टगेजर वो यूज नहीं कर सकता उस डीड को फॉर प्रूविंग हिज राइट ऑफ रिडेम्पशन, ये इट इज नॉट अ कोलेटरल पर्पस। तो कोलेटरल पर्पस को अगर है तो वहां पे आप एविडेंस में ले सकते हो, अगर कोलेटरल पर्पस नहीं है तो यू कैन नॉट टेक इट इन अ that cannot be considered as a evidence। Is it clear? अब आ गया आपका कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो उसको हम देख सकते हैं फॉर लिमिटेड पर्पस ओनली। किसी स्टेटस को स्टैब्लिश करना है, जॉइंट फैमिली मेंबर्स हैं और उसमें कोई डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो हम देख सकते हैं उनके स्टेटस को सेव करने के लिए।
इज इट क्लियर? कोलेटरल पर्पस के लिए देख सकते हैं हम इनको। डॉक्यूमेंट से यूज हो सकते हैं कि उनकी सब्सिक्वेंटली डिवीजन हुई है प्रॉपर्टीज जो उनको अलॉट हुई है। इज इट क्लियर? तो पार्टीशन के फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, लेकिन पार्टीशन इटसेल्फ को प्रूव करने के लिए यू कैन नॉट लुक इनटू द अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब केस लॉस देखिए, पार्टीशन वर्सेस फैमिली अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज। पार्टीशन वर्सेस फैमिली अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज इसको ध्यान से आप देखिएगा। फैमिली पार्टीशन वर्सेस फैमिली अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पे क्या है आपका, इस केस में क्या है हुआ था कि जो पार्टीशन डीड है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, फैमिली अरेंजमेंट को नहीं। इज इट क्लियर? कि पार्टीशन जो है, पार्टीशन को पार्टीशन डीड बनेगी उसके लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पार्टीशन डीड को, बट फैमिली अरेंजमेंट के लिए कोई भी जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि ये पार्टीशन डीड है या फैमिली अरेंजमेंट है? तो वहां पे क्या ट्रू टेस्ट क्या है डिटरमाइन करने के लिए कि ये पार्टीशन है या फैमिली अरेंजमेंट है? तो हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है या वो पास्ट के बारे में बोल रहा है। क्या वो अपने टाइटल क्रिएट कर रहा है, क्लेम कर रहा है? इज इट क्लियर? तो वो टेस्ट हम देखेंगे, देन ओनली वी कैन कम टू नो कि ये जो पार्टीशन डीड है या फिर फैमिली अरेंजमेंट है। तो अभी ट्रू प्रिंसिपल क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। अगर सपोज कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ठीक है, जिसमें जिसमें पर्सन का किसी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट टाइटल था, वो अपना टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं इन सम ऑफ द आइटम्स टू द अदर्स। सो फॉर्मेलिटीज जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की है, that has to be complied with, that has to be followed with. So transferees है वो अपनी respective title derive कर रहे हैं ट्रांसफरर से। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो पार्टीज हैं वो अपनी जो पार्टीज हैं वो अपने क्या कॉम्पिटिंग टाइटल्स को सेट कर रहे हैं, डिफरेंसेस रिजॉल्व कर रहे हैं बाय द एडजस्टमेंट, बाय कॉम्प्रोमाइजेस। सो यहाँ पे क्या है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका कि आप टाइटल डिराइव कर रहे हो फ्रॉम दी अदर, क्योंकि वहां पे क्या है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है प्रॉपर्टी में जो क्रिएट हुआ है, डिक्लेयर किया डॉक्यूमेंट में फॉर दी फर्स्ट टाइम। ऑलरेडी पहले भी वहां पे डिक्लेयर किए गए हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई आपका राइट नहीं डिक्लेयर हो रहा, क्रिएट नहीं हो रहा, लिमिट नहीं हो रहा, एक्सटिंग्विश नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ एक अरेंजमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? अगर अरेंजमेंट हो रहा है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो अब किस तरह एक एग्रीमेंट है जो डिवाइड कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन की वहां पे भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अगर राइटिंग में इटसेल्फ इट इज अ डिवीजन तो वो रजिस्टर्ड हो सकती है, इसलिए इट कैन बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज ए और बी है, ए और बी ने 1870 में जॉइंट प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया था। 1877 में बी ने एक राइटिंग पास की ए को, ठीक है, लेटर लिख दिया ए को कि आप इसमें एक नया हाउस बिल्ड करो इस प्रॉपर्टी पे जो आपके शेयर में है, इन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जब उन्होंने एक राइटिंग ही लिख दी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राइट्स को डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने जो पहले पार्टीशन हुई थी उसको एडमिट किया है, इसीलिए उसको एडमिट किया है बिटवीन द पार्टीज कि ठीक है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मेरा कोई राइट नहीं है यहाँ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या रिसाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लैंड्स। डॉक्यूमेंट क्या रिसाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लैंड्स, एंड एंड्स विद द वर्ड्स बोथ ऑफ अस आर टू एक्ट एज स्टेटेड अबव। अब यहाँ पे क्या है, ये पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। इज इट क्लियर? अब अगर कोई डॉक्यूमेंट है जहां पे वो बता रहे पार्टीशन को रीयूनियन करते हैं, दोबारा से इकट्ठी हो गई पार्टीज, अगर उसको लिख दिया है, राइटिंग में कर दिया, तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। इज इट क्लियर? सी अनदर केस लॉ, रोशन सिंह वर्सेस जाइल सिंह। रोशन सिंह वर्सेस जाइल सिंह, इस केस में क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन था, was whether the document was an instrument of partition,
क्या जो डॉक्यूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट है पार्टीशन का या सिर्फ मेमोरेंडम है फैमिली अरेंजमेंट का, जो कि दोनों पार्टीज ने अराइव किया और उन्होंने अपने शेयर्स को इक्वलाइज किया था। अब डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था? टुडे आफ्टर डिस्कशन, सी द लैंग्वेज, टुडे आफ्टर डिस्कशन it had been mutually agreed and decided that residential house and the area towards its west come to the share of Chaudhry Puran Singh. Is it that today after discussion it had been mutually agreed and decided that residential house or area जो है towards its west come to the share of Chaudhry Puran Singh. The house बैठक है has come to the share of Chaudhry Sunda. तो यहाँ पे जो field area था वो half ऑफ हो गया of each of the four sharers. Is it clear? तो अब यहाँ पे क्या है, हेल्ड हुआ था कि ये जो मेमोरेंडम है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं डिसीजन, जो पार्टीज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं वो सिर्फ उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर रहा है, पार्टीशन किस तरह से हुई है। तो जो ओपनिंग वर्ड्स है डॉक्यूमेंट में वो क्या था? टुडे आफ्टर डिस्कशन। तो ये क्लियर कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जितना बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जो कि वो देयर विल बी एनी चेंजेस। सो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ जस्ट एक फैमिली अरेंजमेंट है, अगर फैमिली अरेंजमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? नाउ 17(1)(b, 17(1)(b क्या कह रहा था? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वो क्या करेगा? कैडल दैट इज क्रिएट, असाइन, डिक्लेयर, लिमिट, एक्सटिंग्विश। सो अगर सिर्फ आप रिसाइड कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो राइट डिक्लेयर हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। उसको आप जस्ट रिसाइड कर रहे हो, बता रहे हो दोबारा से, तो वहां पे कोई राइट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? नॉन केस लॉ, गुलाम अहमद वर्सेस गुलाम कादिर, गुलाम अहमद वर्सेस गुलाम कादिर। इस केस में क्या हुआ था? जो क्वेश्चन था वो डॉक्यूमेंट वो पार्टीशन डीड है या फैमिली अरेंजमेंट है। सो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई पार्टीज ने अग्री किया है एग्रीकल्चर लैंड जो कि किसके नाम पे है? हाजी साहिब डिसीज्ड के नाम पे थी, और वो डिवाइड हो गई थी प्रॉपर्टी इक्वल शेयर में पार्टीज के बीच में, एंड दैट शुड बी एंटर्ड एज सच। वो जो भी हुआ था वो इस तरह से एंटर किया जाना था। सो सेड लैंड हैज बीन परचेज्ड, प्रॉपर्टीज पार्टीज जॉइंटली रह रही थी। सो प्रॉपर्टी जो इम्पैक्ट एंटर हुई थी वो इक्वल शेयर्स में हुई थी पार्टीज के नाम पे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा गया था। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इमूव प्रॉपर्टी के बारे में बात करे जो कि हाजी साहिब के नाम पे थी। सो वो क्या है? दे आर दी अनसेस्टर ऑफ द पार्टीज। तो ये क्या वहां पे क्या हो रहा था? लैंड का डिवाइड हो रहा था बिटवीन द शेयर्स इन इक्वल, बिटवीन द पार्टीज इन इक्वल शेयर्स। सो एडमिशन थी, अब ये एडमिशन है तो ये रजिस्ट्रेबल है या नहीं, इसलिए अगेन वो जस्ट रिकॉर्ड कर रही है। तो यहाँ पे क्या है? 71 की बी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? राइट भी क्रिएट हो रही है पार्टीज की। अगर राइट क्रिएट हो रही है तो वो रजिस्ट्रेबल है, इसलिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेबल थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, आर्बिट्रेशन अवार्ड की हमने बात की थी कि वो रजिस्ट्रेबल होगा या नहीं होगा। अब चंद्रकांता वर्सेस ईश्वर लाल AIR 1981 बॉम्बे 248 में आपका क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में क्वेश्चन था कि वाज वेदर एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 17(1)(e और नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर हम प्राइवेट अवार्ड को डिस्टिंक्ट कर रहे हैं जो कि अवार्ड मिला है कोर्ट के इंटरवेंशन से फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो प्राइवेट अवार्ड जैसे ही हुआ है, द मोमेंट इट इज मेड, वो फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है पार्टीज में और वो राइट्स को क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो राइट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सो ये जो राइट्स है दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड until the award is made as a decree of the क्लियर। सो वहां पे क्या, अगर प्राइवेट अवार्ड में, अब इन्होंने ये भी बोल दिया आगे कि ये तब तक इन्फोर्स नहीं होता जब तक कोर्ट के इंटरवेंशन ना हो। तो अगर इंटरवेंशन ही नहीं है कोर्ट की तो वो राइट्स क्रिएट नहीं हुई है, तो वो डिफरेंट है सर राइट से जो कि राइट्स क्रिएट हो रही है। इज इट क्लियर? इंटायरली डिफरेंट, तो वो क्या इन्फोर्स नहीं हो सकती है। तो इस वजह से क्या है कि जो अवार्ड है वो
अगर कोई राइट क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है आपकी राइट इंटरेस्ट टाइटल कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में, तब तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट रजिस्ट्रेबल। इज इट क्लियर? नाउ कैलकाटा हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या दिया था, ये डिसीजन दिया था अपना, जितेंद्र नाथ वर्सेस नगेंद्र नाथ, AIR 1934 कैलकाटा 850। तो यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो प्राइवेट अवार्ड है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है। यहाँ पे पटना पंजाब हरियाणा कोर्ट ने क्या व्यू लिया था कि जो प्राइवेट अवार्ड है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने सतीश कुमार वर्सेस सुरेंद्र कुमार में इनका जो कैलकाटा हाई कोर्ट का केस था उसके डिसीजन को नेगेटिव कर दिया है, और उन्होंने कहा कि प्राइवेट अवार्ड भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ है, इट इज रिगार्डिंग द मॉर्टगेज एंड सेल डीड, रघुनाथ वर्सेस केदारनाथ। इस केस में क्या हुआ था कि डिस्प्यूट था कि जो डॉक्यूमेंट है डेटेड 27 जुलाई 1922 वो मॉर्टगेज डीड है या सेल डीड है। ये कंटेंट किया गया था कि जो एक्सटेंशन 4 है ये ड्राफ्ट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया मॉर्टगेज की फॉर्म में, बट ये एक्चुअली आउटराइट सेल है। सो रेफरेंस दूसरे डॉक्यूमेंट को की गई जो कि सेल डीड था, ठीक है, जो कि सेल डीड था, और कंटेंट किया गया जो आपका X4 है, दैट उसको किस तरह से हमें समझना है विद एक्सटेंशन 26। सो जो ये पार्ट है ये सेम, दोनों जो फॉर्म्स है दे पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन के, तो उस ट्रांजेक्शन को सेल है, दैट इज अ सेल ट्रांजेक्शन। तो कोर्ट ने कहा कि अगर सेल ट्रांजेक्शन है, सेल डीड है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुए तो उस डॉक्यूमेंट्स को हम एविडेंस में नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? So guys, this was the topic regarding the section 17. Was it, is it clear? Section 17 clear hai? Any doubt under section 17? Guys, any doubt under section 17? Okay, then we'll discuss the last case, that is Mayung Daw versus Maung Wa Maung AIR 1941 around 9261। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने, रंगून हाई कोर्ट का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंक्लूजन्स की थी। उन्होंने कहा कि जो इनवैलिड मॉर्टगेज कौन सी है, जो अनरजिस्टर्ड है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मॉर्टगेज में कि ये रिडीम हो गया बाय पोजेशन ऑफ 12 इयर्स, और उसमें इंटरेस्ट भी कन्फर्म नहीं कर सकते मॉर्टगेजी में। जो मॉर्टगेजी कौन है, जो पर्सन पोजेशन में है प्रॉपर्टी की, वो इनवैलिड मॉर्टगेज है। इज इट क्लियर? सेकेंड, उन्होंने क्या कहा था कि जो ओनली प्लेंटिफ के पास जो रेमेडी है इस सिचुएशन में, वो क्या है, वो पोजेशन के लिए स्यू कर सकते हैं जो उसका टाइटल है, और वो एविडेंस से प्रूव करेगा कि इस प्रॉपर्टी में मेरा टाइटल है अदर देन दी। लेकिन अगर उसे प्रूव करना है वो इनवैलिड मॉर्टगेज डीड नहीं लेगा, सेपरेट सूट, वो सेपरेट सूट में उसको प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी बात क्या कही है रंगून हाई कोर्ट ने, कि जो सूट है पोजेशन का, दैट इज चैलेंज बाय द डिफेंडेंट, किस ग्राउंड पे, एडवर्स पोजेशन पे, कि जो इनवैलिड मॉर्टगेज डीड है दैट कुड बी यूज्ड टू शो द नेचर ऑफ डिफेंडेंट्स पोजेशन, नेमली दैट इट वाज नॉट एडवर्स टू हिम। इसलिए तो ये तीन बातें रंगून हाई कोर्ट ने की थी। और फोर्थ क्या कहा था उन्होंने, कि इट इज नॉट करेक्ट टू से कि जो सूट है वो इनवैलिड आप रिडीम कर सकते हो, या फिर जो यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज है वहां पे क्या, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज में जनरली पोजेशन मॉर्टगेजी के पास होती है। सो ये जो सूट है ये किसका, रिडेम्पशन का सूट है प्रेजेंट केस में, ये डिसमिस होना चाहिए। सो प्लेंटिफ है वो प्रॉपर सूट फाइल करेगा पोजेशन के लिए बेस्ड ऑन दी टाइटल सेपरेट। इज इट क्लियर? So guys, this was regarding the Rangoon High Court ने जो कहा था। So we have done with section 17। कल हम कुछ questions discuss करेंगे subjective। Is it clear? Thank you guys.